नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा रावल और आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। सबसे पहले अस्थमा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अस्थमा जो है वो एक ऐसी जटिल बीमारी है जिसमें पेशेंट है वो काफ़ी परेशान होता है और हमारे हॉस्पिटल ने ऐसी रिसर्च करके ऐसी ट्रीटमेंट और दवाइयाँ तैयार की है जो अस्थमा पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद धीरे धीरे अस्थमा को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। आयुर्वेद में ऐसी कई सारी अच्छी दवाइयाँ हैं जो अस्थमा पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। देखिए, अस्थमा जो बीमारी है सबसे पहले होती कैसे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अस्थमा जो है वो बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी देखने को मिलता है। यह एक लंग्स की बीमारी है जिसमें जो हमारे लंग्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और फेफड़ा जो हमारे होते हैं वो सिकुड़ते हैं, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। अस्थमा में मुख्य तौर पे एक ही कंप्लेंट रहती है कि सांस पूरी तरह से पेशेंट ले नहीं सकता और कभी कभी इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कि इमरजेंसी में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। तो ये जो बीमारी है वो सांस की बीमारी है जिसमें बार बार कफ होना, विजिंग साउंड आना, छोटे बच्चों में बार बार खांसी रहना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब इसके लक्षण है। और ये जो पीरियड्स है अस्थमा के वो बार बार होते हैं, जैसे कि जब भी कोई ऐसी एलर्जिक वाली चीज़ें ट्रिगर करती है तो अस्थमा तुरंत होने लगता है। एलर्जिक और अस्थमा ये दोनों कनेक्ट है। जैसे ही ऐसी चीज़ के संपर्क में मरीज आता है तो तुरंत ही पेशेंट ट्रिगर होता है। खासकर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले धूल, मिट्टी, धुआं, डस्ट, पॉल्यूशन, ज़्यादा पॉल्यूशन वाले शहर, ये सब अस्थमा के सबसे बड़े ट्रिगर होते हैं। उसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसे हम खाने से भी बीमार पड़ते हैं, जैसे कि ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मैदे वाली चीज़ें, जंक फूड, फर्मिटाइज किया हुआ इडली, डोसा, ये सब चीज़ भी अस्थमा को ट्रिगर करती है। दही, छाछ, जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो ठंडी चीज़ें कफ बढ़ाती है ना, वो सब चीज़ें अस्थमा को ट्रिगर करती है। सबसे पहले क्या होता है, कफ होता है, छींकें आती है, नाक बहता है और बाद में सांस फूलने लगती है और यह तकलीफ रिपीट होने लगती है। इसका इंस्टेंट और इमरजेंसी इलाज एलोपैथिक में अच्छा है, जैसे ही हम दवा लेते तुरंत ठीक हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए आयुर्वेद बहुत ही बेस्ट है। एलोपैथिक में जो इसका इलाज होता है उसमें नेब्यूलाइजर, इनहेलर, खाने की दवाइयाँ, स्टीरॉयड, ये सब आता है जिससे तुरंत ही अस्थमा ठीक हो जाता है और कंट्रोल किया जाता है। जबकि आयुर्वेद में इसको रूट से ठीक करने के लिए पूरा ट्रीटमेंट दिया गया है। इसको कफ विकार बोला है आयुर्वेद में। तो जो भी हमने पहले बताई ये चीज़ सब आपको बंद करनी है खाने में, और धूल, मिट्टी, डस्ट, सुगंधी स्प्रे, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। जैसे ही हम कोई डस्ट, मिट्टी या फिर स्प्रे वाली जगह पे जाते हैं या नया मकान हो जहाँ पे कलर काम चल रहा हो या बहुत ही पुराना मकान हो या फिर ऐसी डस्ट बारीक जो गेहूं की है, चावल की है, जीरे की है, बाजरी की है, तो वो लगने से भी अस्थमा ट्रिगर होता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अस्थमा जो है वो कब होता है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ से आप दूर रहेंगे आपका अस्थमा आपको कंट्रोल होने लगेगा। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखिए, अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत ही जटिल ट्रीटमेंट है। तो हमारे सभी वैद्यराज हॉस्पिटल्स जो है
जो गुजरात और महाराष्ट्र में है, जिसमें मुंबई में 4 हॉस्पिटल हैं, गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये सभी सिटी में हमारे हॉस्पिटल उपलब्ध है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई है और अस्थमा को वो ठीक करने में सक्षम है। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले पेशेंट जो है उसको कौन कौन सी चीज़ की एलर्जी है वह देखते हैं। इसको हम पूछकर भी पता लगा सकते हैं और ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने पहले बताई हो, जिस चीज़ से अस्थमा ट्रिगर होता है उससे दूर हो जाना है। अब ट्रीटमेंट के बारे में, ये 2 चीज़ कंफर्म होने के बाद जो हम दवाइयाँ देते हैं वो सब आयुर्वेदिक आती है, जिसमें टैबलेट्स, सिरप्स और साथ में थेरापीज आती है, जो धीरे धीरे बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। उसके बाद जो भी कफ बनता है शरीर में उसको बंद करने की दवाइयाँ आती है। इसके अलावा लंग्स जो हमारे वीक हुए हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्रीटमेंट होती है। यह सब कंबाइंड ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट देने से पहले महीने से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और ऐसे कई पेशेंट हमने आज तक ट्रीट किए हैं जो अस्थमा का ट्रीटमेंट लेने से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अभी जो ये बीमारी है उस पर हमने कई सालों का हमारा जो रिसर्च है, रिसर्च करने के बाद ये सब हम ट्रीटमेंट और दवाइयाँ तैयार की हुई है। तो दवाइयों की इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छी आती है, जिसमें दवाइयों में हम बात करें तो ऐसी दवाइयाँ आती है जिसमें शुद्ध गोल्ड आता है। उसके अलावा जो भी कफ कम करने की दवाइयाँ है, त्रिकटु है, पीपर है, ये सब दवाओं का एक्सट्रैक्ट मिला के दवाइयाँ बनाई जाती है। तुलसी है, ये सब दवाइयों में यूज़ होता है जो लंग्स को भी ताकत देती है। और जो बार बार खांसी होती है, बलगम होता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। अगर आपको अस्थमा है, एलर्जी है, तो सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका इम्यून सिस्टम जो वीक है वो बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से हमने ऐसा प्लान बनाया है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है और ये फूड प्लान होता है, जैसे हम क्या खाए क्या ना खाए। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें, रात को 1 कटोरी मूंग भिगो के सुबह खाना है डेली। 1 एप्पल छिलका निकाल के डेली खाना है। अच्छा दूध जिसमें अच्छे मात्रा में फैट और घी बनता हो ऐसा शुद्ध दूध लेना है, जो पानी में मिला ना हो, ऐसा दूध लेकर 1 गिलास रोज रात को सोते समय गर्म पीना है। देखिए, गर्म दूध से कभी कफ नहीं होता है। अगर आप ठंडा दूध पिएंगे तो कफ होगा। गर्म दूध पीने से तो हमारे सभी विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। तो दूध अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा दोपहर और शाम को तकरीबन 50 से 100 ग्राम हरी सब्जियां लेनी है, और एक सब्जी आज ली तो उसका दूसरी बार 5 दिन के बाद रिपीट होना चाहिए। ऐसे अलग अलग सब्जियां ले लीजिए, लौकी, तूरी, टिंडी, परवल, ये सब अलग अलग सब्जियां लीजिए। इसके अलावा सलाद में ककड़ी, टमाटर, बीट, गाजर 1 कटोरी डेली दोपहर को खाना है। ये जो मैंने बताया वो बहुत ही बढ़िया आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्लान है। इसके साथ साथ हम गिलोय तुलसी की टैबलेट भी ले सकते हैं, त्रिफला का चूर्ण रात को सोते समय ले सकते हैं। ये सब भी नॉर्मल निर्दोष दवाइयाँ है। रसायन चूर्ण है जिसमें गड़ो, गोखरू, आंवला तीनों आते हैं, ये सब भी आप ले सकते हो। तो ये आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। सबसे पहले आप याद रखिए ट्रिगर्स के, जिस चीज़ से अस्थमा होता है इससे दूर हो जाइए। अभी खाने में तो हम दूर हो सकते हैं, लेकिन कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें कभी कभी डस्ट में जाना पड़ता है, धुआं लग जाता है, स्प्रे, अगरबत्ती, स्मेल, ये सब आ जाता है। तो उसका भी हमने सोच के एक इलाज ढूंढा है। अगर हमारी मजबूरी रही और हमें डेली डस्ट में आना जाना रहता है और हमें अस्थमा ट्रिगर होता है, तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। हमें वैसेलिन हमारे पास हमेशा रखना है, और जब भी हम बाहर जाए, जब भी ट्रिगर में जाना है, धूल, डस्ट, मिट्टी लगना है, तो दोनों नाक में
वैसेलिन लगाकर निकलिए, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि जो डस्ट है वो नाक से फेफड़ों में नहीं जाएगी। दूसरी चीज, घी रात को सोते समय नस्य कीजिए, 2-2 बूंदे दोनों नाक में आपको घी डालना है। और बाहर भी अगर आप जाए तो शुद्ध घी नाक में उंगली रख के अंदर तक नाक में लगा देना है। तो क्या होगा, जो भी डस्ट धुआं मिट्टी होगी वो फेफड़े में नहीं जाएगी, नाक पे ही चिपक जाएगी। और ये दोनों चीज सेफ है, वैसेलिन लगा लीजिए या घी, दोनों ही बहुत ही अच्छी चीज, इससे ट्रिगर कम होता है। अब तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि पहले बात कही हमने, फूड प्लान बताया, ट्रिगर से कैसे बचाए उसके बारे में बताया। अब तीसरी चीज, फेफड़े को बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए हमें किस चीज का ख्याल रखना है उस पे हम बात करेंगे। प्राणायाम बहुत ही अच्छी व्यायाम है हमारे फेफड़ों को ठीक करने के लिए। सबसे पहले कौन कौन से प्राणायाम करने वो आप लिख लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 से 15 मिनट सुबह शाम, भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 15 मिनट सुबह शाम, कपालभाति सिर्फ 5 मिनट खाली पेट सुबह कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर खाली पेट नहीं हो तो कपालभाति नहीं करना है। भ्रामरी प्राणायाम भी आप 5-10 मिनट कर सकते हो। सबसे बहुत ही अच्छे प्राणायाम 2 ही प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। तीसरी एक एक्सरसाइज है जिसमें नाक से सांस खींचिए, 2 मिनट मुंह बंद रखिए और मुंह से छोड़ दीजिए। 5 या 10 सेकंड तक आप फेफड़ों में रखिए। शुरुआत में जब आप प्राणायाम करेंगे ना तो थोड़ा चक्कर आएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसका जो आप धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए, क्योंकि तुरंत ही आप प्राणायाम जो है वो नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि इससे जो है धीरे धीरे आपके लंग्स अच्छे होंगे, वैसे वैसे प्राणायाम से आप ठीक होते जाएंगे। तो ऐसी ही बहुत ही उपयोगी बड़ी बीमारियों के बारे में हम आपको इस चैनल में बताएंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जी धन्यवाद।